हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लेबर एक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेबर एक्ट या फिर कह लें श्रम अधिनियम, जिसके बारे में हम 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू का यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे। ये जो 10 एमसीक्यू होगा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस एमसीक्यूज़ के माध्यम से हम बहुत सारे चीज़ों के बारे में, श्रम अधिनियम के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के अंदर लेबर ऑफिसर या फिर लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम होने वाला है, उसके दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा भविष्य में जब भी एग्जाम होगा जहाँ पे श्रम अधिनियम से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके दृष्टि से भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की ओर। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से श्रम विभाग का उद्देश्य क्या है। ठीक है, श्रम जो विभाग बनाए जाते हैं, एक तो पूरे देशव्यापी एक सेंट्रल लेवल पे श्रम विभाग बनाया जाएगा और एक स्टेट लेवल पे बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हम सीजी वाले की बात कर रहे हैं। देखिए, जो एक्चुअली में जो श्रम विभाग है, इसका जितना भी अधिनियम है वो केंद्र सरकार द्वारा भी है। ठीक है, लेकिन कुछ राज्य सरकार के द्वारा भी बनाए जाते हैं, जो कि इसके अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आपको अधिनियम होगा, अगर वो राज्य सरकार के द्वारा होगा तो उसके सामने आपको राज्य या फिर जो भी राज्य से संबंधित है वो लिखा रहेगा। जैसे मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बना रहा हूँ, तो आपके लिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ सामने लिखा होगा और वहाँ पे अधिनियम का नाम लिखा होगा। तो उससे आप ये पकड़ पाएंगे कि वो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया अधिनियम या फिर नियम है। परंतु जिसमें किसी राज्य का नाम मेंशन नहीं किया हुआ होगा, वो केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम बनाए हुए होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो श्रम विभाग होता है उसका क्या उद्देश्य होता है, किस लिए श्रम विभाग को बनाया जाता है। पहला है, विभिन्न श्रम अधिनियमों के माध्यम से श्रमिकों के आर्थिक, शारीरिक एवं सामाजिक हितों की संरक्षण करना। ठीक है, ये जरूरी है, क्योंकि जो श्रम विभाग है उसका प्राइमरी उद्देश्य भी यही होता है कि जितने भी विभिन्न तरह के श्रम होते हैं, जहाँ पे लोग श्रमिक कार्य कर रहे होते हैं, उनकी आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक हितों की संरक्षण करना भी इसका एक मेन उद्देश्य में से एक है। दूसरा क्या है, श्रमायुक्त संगठन द्वारा श्रमिकों एवं प्रबंधन के मध्य परस्पर सामंजस्य स्थापित करते हुए श्रमिक हित एवं औद्योगिक विकास का योगदान देना। ठीक है, तो ये श्रम विभाग जो है, कह सकते हो कि जो श्रमिक होते हैं और जो औद्योगिक विकास होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं। ऐसा सामंजस्य जिसमें ना तो श्रमिकों का नुकसान हो, ठीक है, और ना ही औद्योगिक विकास के कारण हमारे समाज पे या फिर श्रमिकों पे प्रभाव पड़े, और ना ही औद्योगिक विकास पर भी कोई रुकाव है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने का कार्य श्रम विभाग का होता है। ठीक है, तो दूसरा हमारा बी भी सही है। तीसरा, श्रमिकों का वेतन एवं कार्य दशाएं सुनिश्चित करना और औद्योगिक विवादों का निराकरण और औद्योगिक शांति स्थापित करना, ये वाला भी कथन सही है। ठीक है, तो ये तीनों तरह के कार्य जो है श्रम विभाग का होता है। ठीक है, श्रम विभाग जो है श्रमिकों का वेतन, मानदेय जो मिलता है कि मिनिमम कितना वेतन होना चाहिए, ये सब डिसाइड करने का कार्य करता है। ठीक है, तो अब ये साथ ही साथ जो भी औद्योगिक विवाद होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं, उन सबको भी सॉर्ट आउट करने का कार्य भी किसका होता है, श्रम विभाग का ही होता है। ठीक है, और औद्योगिक शांति स्थापित करना, तो ये तीनों का तीनों जो है श्रम विभाग का कार्य होता है। तो आप इसका सही आंसर क्या मारेंगे, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, देखिए, जो श्रम विभाग होता है विभिन्न श्रम जो अधिनियम है, ठीक है, उसका प्रवर्तन करके श्रमिकों की सेवा शर्तों का नियमन करता है। ठीक है, इसका एक ये भी कार्य होता है श्रम विभाग का कि जितने भी तरह का विभिन्न श्रम अधिनियम है उसका प्रवर्तन करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो श्रमिकों का जो सेवा है उसके शर्तों को नियमित करना, नियमन करना का होता है। ठीक है, साथ ही साथ औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय, एक और यहाँ पे डिपार्टमेंट का याद नाम रखिएगा, क्या है, औद्योगिक स्वास्थ्य, ठीक है, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय। ठीक है, सुरक्षा संचालनालय। ठीक है, तो ये जो संचालनालय है वो क्या करता है, श्रमिकों की दुर्घटना से अगर कोई उस पर नियंत्रित करता है कि कोई उनके साथ दुर्घटना ना हो, उनके सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। ठीक है, और श्रमिकों को सुरक्षित कार्य उपलब्ध कराने का कार्य करता है। तो ये सारा जो कार्य होता है किसका होता है, श्रम विभाग के अंदर में आता है। चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात आ जाए, ठीक है, उसकी विकास की बात आ जाए, या फिर जो श्रमिक होते हैं उनके सुविधाओं की, उनके संरक्षण के देखरेख के सारे काम किसका होता है, श्रम विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि आपको उद्देश्य के रूप में भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्रमांक 2 है कि छत्तीसगढ़ का श्रमायुक्त संगठन
कार्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, छत्तीसगढ़ का श्रमायुक्त संगठन का कार्यालय कहाँ स्थित है? रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर या फिर दुर्ग, कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर में छत्तीसगढ़ का श्रमायुक्त संगठन का कार्यालय स्थित है। ठीक है, और जो श्रमायुक्त संगठन कार्यालय है इसका मुख्य दायित्व तो ये होता है कि विभिन्न वर्गों के जो श्रमिक होते हैं, ठीक है, उन श्रमिकों के हितों का संरक्षण करना। ठीक है, श्रमिकों के हितों का संरक्षण करना, प्रदेश के विकास संबंधी जो व्यापक हितों को देखते हुए औद्योगिक संबंधों का नियमन करना। ठीक है, मतलब उद्योगों को भी बढ़ावा देना है। ठीक है, उद्योगों को भी बढ़ावा देना है ताकि जो हमारा प्रदेश है, प्रदेश में भी विकास हमेशा बना रहे। ठीक है, तो मतलब श्रमायुक्त संगठन का कार्य क्या हुआ कि जो श्रमिक है उनके हितों का भी संरक्षण करना है और उद्योगों को भी बढ़ावा देना है, किसी को कम नहीं करना। इन दोनों में सामंजस्य बनाने का कार्य इसका होता है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करें। ठीक है, ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी ये थर्ड क्वेश्चन है, और क्योंकि ये क्वेश्चन आपने संविधान में भी जो हमारा पॉलिटी होता है, ठीक है, मौलिक अधिकार आपने पढ़ा होगा, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो वो फंडामेंटल जो राइट्स है वो तो श्रमिकों के लिए भी लागू होता है, तो इसलिए आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन को, और सारे फैक्ट को आप इंक्लूड करते चलेंगे और नोट डाउन करते चलेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करना है। ठीक है, हमारे पास लेफ्ट साइड में जो है मौलिक अधिकार का नाम और राइट साइड में उससे संबंधित अनुच्छेद को दिया है, तो हमको असुमेलित वाले को पता करना है कि कौन सा असुमेलित है। तो पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल ये सुमेलित है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है किसमें आता है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39। क्या सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, अनुच्छेद 39 से जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, तो उस नीति निर्देशक तत्व में ही जो अनुच्छेद 39 है उसमें यह बताया गया है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, किसी को ज़्यादा, मतलब पुरुषों को ज़्यादा और महिलाओं को कम नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा दिया जा रहा है तो वो दंडनीय अपराध है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दूसरा वाला भी हमारा कथन सुमेलित है। तीसरा, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, मतलब बालकों से कार्य नहीं कराना है। ठीक है, कारखानों में या फिर जो खान हो गया, माइंस हो गया, वहाँ पे बालकों का, बालकों मतलब 14 वर्ष से कम के बच्चों की बात हो रही है। ठीक है ना, 14 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बालक हैं या फिर बालिकाएं हैं उनसे काम नहीं कराना है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 25 है क्या? नहीं, यही वाला जो हमारा असुमेलित है, ऑप्शन नंबर सी। इसका जो सही अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद नंबर 24। ठीक है, आर्टिकल नंबर जो हमारा 24 है वो क्या बताता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक हैं उनको किसी कारखाने में या फिर खान में काम नहीं कराना है, ये प्रतिषेध है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये हमारा अनुच्छेद 24 का था। और चौथा है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि इत्यादि की किसमें वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 43 में। ये वाला भी सही है। ठीक है, 43 क भी एक याद रखिएगा। 43 का जो क है इसमें बोला गया है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग। ठीक है, ये भागीदारी भी लिख सकते हैं, कर्मकारों का भागीदारी। तो ये किस में आता है? 43 क के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा 4 चीज़ देखा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अनुच्छेद 24 में होता है क्या? बालकों का नियोजन का प्रतिषेध, कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ हम नहीं कर सकते। ठीक है, और 23 याद है हमको क्या? जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा प्रश्न है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है ना, कि जैसा उनका दशा है, मानवोचित दशा मतलब जिस भी इंसान की जैसी दशा है उसके उस दशा के उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही उससे काम लेना है। ठीक है, साथ ही साथ क्या प्रसूति सहायता होता है, जब महिलाएं प्रेगनेंसी के समय कि जब वो सहायता राशि की बात होती है जैसे कि, तो उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 19
अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 41 या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या है? ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपसे बना एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 जो है वो किससे संबंधित है? मानवोचित दशाओं का, ठीक है, न्याय संगत, मतलब काम के लिए न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 42 के अंदर दिया गया है। ठीक है, और देखिएगा कुछ और भी यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 जो संबंधित है वो बोलने और अभिव्यक्ति से संबंधित है। ठीक है, बोलने और अभिव्यक्ति, बोलने या फिर अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उससे संबंधित है। ठीक है, इसको वाक स्वातंत्रता भी कहते हैं। ठीक है, वाक स्वातंत्र्य। ठीक है, बोलने की अभिव्यक्ति से संबंधित है कौन सा? अनुच्छेद 19। ठीक है, सभी नागरिकों को, मतलब इसमें ये कह सकते हो कि सभी नागरिकों को एक संघ बनाने का अधिकार है। ठीक है, एक सभा करने का अधिकार है। ठीक है ना, संगम बोल लीजिए या फिर संघ बोल लीजिए, ठीक है, या फिर सभा करने का अधिकार है। ये सब इसी के अंदर आता है, अनुच्छेद 19 के, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 42 तो हमने देख ही लिया, इससे संबंधित है। ठीक है, कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध दिया गया। अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है भाई? तो ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 41 जो है वो किस लिए है? देखिएगा यहाँ पे कुछ दशाओं में, मैं आप लिखता हूं, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता, काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। ठीक है, मतलब देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार होगा कि उनको रोजगार दिया जाए, उनको प्रारंभिक शिक्षा दी जाए, ठीक है, उनको लोक सहायता दी जाए। ये सारा चीज़ जो है ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों का उत्तरदायित्व होता है कि उनकी जो सामर्थ्य है, जो राज्य या फिर देश है उसकी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये सारा चीज़ प्रोवाइड करें लोगों के लिए, नागरिकों के लिए। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे जो मनरेगा होता है, ठीक है, मनरेगा में लोगों को क्या किया जाता है? काम दिलाया जाता है। 100 दिन का काम, जनरली 100 दिन का काम होता है। छत्तीसगढ़ के अंदर इससे भी ज़्यादा का होता है, शायद 150 दिन का हो गया है। ठीक है, तो एक कार्य हमारे लिए सरकार उपलब्ध करा रही है ना, तो ये भी क्या हुआ? कुछ दशाओं में हमको काम उपलब्ध करा जा रहा है। आप जैसे कि पता होगा कि प्रारंभिक शिक्षा होती है तो उसके लिए पूरा शिक्षा जो है क्या हुआ? पूरा फ्री कर दिया गया है। ठीक है, बच्चों को ड्रेस दिया जा रहा है, फ्री में पुस्तकें दी जाती है, शिक्षा का अधिकार हो गया। लोक सहायता में अगर देखेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी योजनाएं होती है, जैसे आपने सुना होगा कौन सी योजना, जैसे आप आयुष्मान भारत जो देख रहे हैं, आयुष्मान योजना जो है जिसके अंदर प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 लाख रुपया का सहायता राशि दिया जा रहा है स्वास्थ्य से संबंधित। तो ये सारा किसमें है? अनुच्छेद 41 के अंदर इसका वर्णन किया, उसी का अकॉर्डिंग ये सब कराया जाता है। ठीक है, अच्छा मनरेगा के बारे में देखेंगे तो मनरेगा की जो शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा, सबसे पहले 2 फरवरी को हुआ था, 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, कहाँ से? यूपी से शुरुआत हुआ था मनरेगा का। अच्छा हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि 2009 में जो इसकी शुरुआत में नाम नरेगा था, NREGA था, नरेगा था, परंतु 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा रख दिया गया था, MNREGE। ठीक है, GA, मनरेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब अनुच्छेद 41 के अंदर का था। तो ये था पूरा क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये जो है हमारे संविधान के अनुच्छेदों से संबंधित है, जो कि श्रम से संबंधित है। ठीक है, इसलिए तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है कि औद्योगिक संबंध विषय कानून के अंतर्गत औद्योगिक विवाद अधिनियम कौन से वर्ष का है? ठीक है, याद रखिएगा कौन सा अधिनियम पूछ रहा हूं मैं? औद्योगिक विवाद अधिनियम। ठीक है, मतलब औद्योगिक विवाद अधिनियम था, वो कब लागू हुआ था, ये पूछना चाहता है आपसे। ठीक है, लागू कब हुआ था? 1926 में, 1946, 1960 या फिर 1947 कब? ठीक है, तो याद रखिएगा औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है 1947 का है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो हमारा देश पहले क्या था? 1947 से पहले गुलाम था। ठीक है, अंग्रेजों का गुलाम था। तो फिर क्या हुआ? जब वो चले गए तो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद हुआ ताकि दोनों में अलग हो जाए। 1947 में विवाद हुआ था, तो ऐसे आप थोड़ा सा विवाद करके लिख लीजिएगा, औद्योगिक विवाद। ठीक है, ये 1947 का है। ठीक है, अच्छा 1926 का कौन सा अधिनियम है? तो याद रखिएगा व्यवसाय संघ अधिनियम। व्यवसाय संघ अधिनियम। व्यवसाय संघ अधिनियम कब का है? 1926 का है।
ऐसे 1946 का क्या है, तो औद्योगिक नियोजन अधिनियम, याद रखिएगा, औद्योगिक नियोजन अधिनियम, औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1946 का है। और 1960 में अगर जाएंगे तो ये है छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, ठीक है, छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम। और 1947 का तो हम देख ही लिए, ठीक है। तो ये जो औद्योगिक नियोजन, ये 1946 वाला आप देख रहे हैं, ये हमारा केंद्र सरकार का है, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम देख रहे हैं तो ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा है, ठीक है। तो ये राज्य के अंतर्गत आ गया, राज्य द्वारा निर्मित, ठीक है। एक और याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन अधिनियम, ठीक है, छत्तीसगढ़ औद्योगिक, ये था देखिए औद्योगिक संबंध अधिनियम है यहाँ पे। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन अधिनियम, ठीक है, छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन अधिनियम, तो ये जो है 1961 का है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि ये सब अधिनियम आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो चैप्टर है उसका नाम ही है श्रम अधिनियम, ठीक है, लेबर एक्ट। तो आपसे एक्ट से संबंधित क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे एक्ट को आप याद रखेंगे कि कौन सा एक्ट कब का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 तरह का एक्ट देखा, तो पांचों को आपको याद रखना है, ठीक है। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि मजदूरी संबंधी कानून के अंतर्गत सही अधिनियम है, ठीक है, कि मजदूरी संबंधी कि कार्य के बदले जो मजदूरी मिलता है उसको नियंत्रित करने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए जो कानून है उसके अंतर्गत कौन सा अधिनियम सही है, ठीक है। सही पूछा है, गलत नहीं पूछा है, ठीक है, सही वाला। ये 4 में से देखते हैं कौन कौन सा सही है। पहला, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, ठीक है, पहला वाला सही है, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। दूसरा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। और तीसरा, बोनस भुगतान अधिनियम 1965। ये तीनों के तीनों अधिनियम किससे संबंधित है, ये मजदूरी से संबंधित है, ठीक है। तो ये तीनों को आप याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये तीनों का तीनों जो अधिनियम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 का, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का, कि आपके लिए फिक्स कर दिया गया है कि इससे कम मजदूरी आपको नहीं दिया जा सकता है, तो न्यूनतम मजदूरी के अंदर आ जाएगा। और बोनस भुगतान अधिनियम 1965 का, ठीक है, याद रखिएगा। ये था प्रश्न क्रमांक 6। यहाँ का ये जो तीनों अधिनियम आपको याद होना चाहिए। 7वां प्रश्न, 7वां है कि असुमेलित की पहचान करें, ठीक है। हमारे इधर हमको ईयर दिया हुआ है और राइट साइड में अधिनियम दिया गया है। इसमें जो असुमेलित है उसको पहचान करना है, ठीक है ना, असुमेलित का। तो देखते हैं। पहला, 1948 कारखाना अधिनियम, क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। कारखाना अधिनियम जो है 1948 का है, तो ये वाला जो हमारा ये सही हो गया। दूसरा, परिसंकट में रसायनों का विनिर्माण, भंडारण एवं आयात का नियम, क्या ये 1989 का है? जी हाँ, ये भी हमारा सही है। तीसरा, खतरनाक मशीन विनियमन अधिनियम, क्या 1986 का है क्या? जी नहीं, ये हमारा असुमेलित है, इसलिए हमारा सी जो है सही आंसर होगा। चौथा, कि रासायनिक दुर्घटना आपात योजना, तैयारी और अनुक्रिया का जो अधिनियम है 1996 का अधिनियम है। तो ये हमारा ए, बी और डी सुमेलित है, लेकिन जो सी है वो असुमेलित है। ये खतरनाक मशीन विनिमयन अधिनियम जो है ये कब का है भाई? तो याद रखिएगा ये 1983 का है, 1983 का है, ठीक है। अच्छा, 1986 में क्या आया था याद रखिएगा? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, याद रखिएगा, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या है, कब का? 1986 का, 1986 का। तो इस पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ही अगर देखेंगे तो 2 अधिनियम है हमारे पास। कौन कौन सा? ये जो 1989 का आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये इसी के अंतर्गत आता है। और दूसरा 1996 का जो देख रहे हैं, ये लास्ट वाला रासायनिक दुर्घटना वाला, ये दोनों किसके अंतर्गत आता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंदर ही ये 2 नियम है, ठीक है। 1986 वाला परिसंकट में रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात, क्योंकि इन सबसे जब इन रसायनों का विनिर्माण होगा, भंडारण होगा और आयात होगा, तो इससे क्या होगा? हमारा जो पर्यावरण है उसकी
जो प्रदूषण बढ़ेगा तो उसको संरक्षण देना होगा, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे नियम बनाया जाएगा कि रसायनों को रखना कैसे है, उसके स्टोर कैसे करना है, उससे पॉल्यूशन कैसे कम हो, ये सारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत ही आएगा। इसलिए 1989 वाला जो आपको दिख रहा है ये रसायनों का विनिर्माण, ये इसके अंतर्गत आता है। वहीं 1996 वाला भी अगर देखेंगे रासायनिक दुर्घटना, क्योंकि जब आपसे दुर्घटना होगा तो दुर्घटना से क्या होगा, पर्यावरण का संरक्षण जो है कम होगा, तो उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए इसी के अंतर्गत आएगा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला और ये डी वाला, ये दोनों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ही आने वाले नियम हैं, याद रहेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन। चलिए 8वां प्रश्न। 8वां है कि निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प का चयन करना है। इस बार सुमेलित विकल्प का चयन करना है। पहला, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961, क्या ये सही है? इसमें सुमेलित की पहचान करना है ना। मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 का है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1986, बंधित श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम 1958 और बाल श्रम प्रतिषेध विनिमयन अधिनियम 1976। इसमें से कौन सा सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मातृत्व हित लाभ अधिनियम जो 1961 का है ये हमारा सुमेलित है, ठीक है। 1961 का अधिनियम है, ठीक है। ये समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है, ठीक है, समान पारिश्रमिक अधिनियम ये 1986 का नहीं बल्कि ये 1976 का है, ठीक है। कब का? 1976 का है। वहीं बंधित श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम कब का है? क्या 1958 का है क्या? नहीं, ये भी गलत है। ये जो है कब का है? 1976 का है, ठीक है, 1976 का। तो ये वाला समान पारिश्रमिक अधिनियम भी 1976 का और बंधित श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम जो है ये भी 1976 का है, ठीक है। और बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम ये 1976 का नहीं है बल्कि ये कब का है? तो ये है 1986 का, ठीक है, 1986 का है। तो ये सब अभी तक मैंने 8-10 जो भी अधिनियम बताया उस सबको आपको एक जगह नोट डाउन करना है। ऐसा कर सकते हैं आपको ईयर वाइज उसको अरेंज कर लीजिए, ठीक है, कि कौन पहले हुआ, मतलब उसको बोल सकते हैं कि ईयर वाइज उस सबको अरेंज कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपको याद करने में बहुत सहूलियत हो गया। तो ये बाल श्रम वाला कम का 1986 का। 1958 का एक अधिनियम भी याद रखिए जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, ये 1958 का अधिनियम है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट प्रश्न क्रमांक 8वां। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि श्रम के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या संस्था को श्रम विभाग द्वारा श्रम यशस्वी पुरस्कार, ठीक है, श्रम यशस्वी पुरस्कार दिया जाता है। यह किसके नाम पर है? ठीक है, श्रम यशस्वी पुरस्कार को किसके नाम पर रखा गया है? रामानुज प्रताप सिंह देव, दिलीप सिंह जुदेव, राजीव गांधी या फिर वीर नारायण सिंह, किसके नाम पे रखा गया है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव के नाम पे रखा गया है। इसका पूरा जो नाम है श्रम यशस्वी पुरस्कार, ठीक है, श्रम यशस्वी महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव, ऐसा इस पुरस्कार का पूरा नाम है, ठीक है। इस पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए का नगद, ठीक है, 2 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है और साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ये इसके अंतर्गत, ठीक है। देखिए श्रम विभाग द्वारा जो ये श्रम यशस्वी पुरस्कार दिया जा रहा है ना, इसके लिए एक लाभार्थियों के चयन के लिए एक विभाग का गठन किया जाता है, ठीक है ना। इसके चयन के लिए एक विभाग का गठन किया जाता है और इस विभाग जो गठित होगा, इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा भाई? श्रम मंत्री जो होगा वो होगा। अच्छा, आप बता सकते हैं क्या कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ का श्रम मंत्री कौन है? ठीक है, बता सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ का वर्तमान श्रम मंत्री जो है डॉक्टर शिव कुमार डहरिया है, याद रखिएगा भाई, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, शिव कुमार डहरिया, ठीक है। तो ये था प्रश्न क्रमांक 9। 10वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 10वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 प्रदेश की ऐसी समस्त अनुसूचित औद्योगिक इकाइयों पर लागू है जहां, ठीक है, जैसे हम पीछे देखे थे कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम कब का है? 1960 का है। तो ये अधिनियम किसके किसके ऊपर लागू होता है? कौन कौन सी ऐसी औद्योगिक यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट या फिर औद्योगिक इकाइयां हैं जिसके ऊपर लागू होता है? कौन कौन सा?
तो 4 ऑप्शन में इसका कौन सा, विगत 5 वर्षों में 100 या अधिक श्रमिक कार्यरत हों, मतलब ऐसी इकाई या फिर ऐसे उद्योग जिसमें 5 वर्ष में लगभग, मतलब बीते हुए 5 वर्ष में लगभग 100 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हों, क्या उसके ऊपर लागू होगा। दूसरा, विगत 3 वर्षों में 200 या अधिक श्रमिक कार्यरत हों, क्या इस पर लागू होगा। या फिर विगत 1 वर्ष में 100 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत रहे हों। या फिर चौथा, विगत 5 वर्षों में 500 या अधिक श्रमिक कार्यरत रहे हों। इसका सही आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा कि 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष में 100 या उससे अधिक अगर श्रमिक किसी उद्योग में कार्य कर रहे हों, ठीक है, तो उसको हम अनुसूचित औद्योगिक इकाई के अंतर्गत रखेंगे और उसके ऊपर जो छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम है वो उसके ऊपर लागू होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए 1 वर्ष में और 100 से अधिक इतने लोग अगर कार्य कर रहे हैं तो उसमें छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम 1960 लगेगा, छत्तीसगढ़ वाला, केंद्र वाला, मतलब सॉरी राज्य वाला, याद रखिएगा। लेकिन अगर प्रदेश की, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर जितनी भी शेष इकाइयां बच गई जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है, या फिर ये कह लें कि अगर ऐसी कंपनी या फिर ऐसे उद्योग या औद्योगिक इकाइयां जिसमें 1 वर्ष में 100 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत नहीं करते हों, 100 से कम हो, ठीक है, 100 से कम हो काम करने वाले इसमें, ठीक है, 1 वर्ष में 100 से कम कार्य करने वाले अगर श्रमिक हो तो उसके अंदर, मतलब ये जो होगा छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम के अंतर्गत कार्य नहीं करेगा, लागू नहीं होगा। ठीक है, ये किस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। ठीक है, याद रखिएगा, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 इसमें लागू होगा, जो कि केंद्र सरकार का है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये था श्रम अधिनियम से संबंधित 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका यहाँ पे मैंने इन सब का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट में आप ज़रूर बताएं, क्या आपके लिए हेल्पफुल रहा।